मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा था, अभी आपने 22 पोस्ट डाली हैं और उसके अंदर आपके अप्रॉक्स 40,000 फॉलोअर हो चुके हैं। और आपके जो कनेक्शन में उनमें आपने हाईएस्ट कितना देखा है कि कितना चार्ज कर रहे हैं? वो लोग तो भाई पर पोस्ट का 2-3 हज़ार भी लेते वो क्या यूएस के क्लाइंट को कैटर करते हैं, इंडियन क्लाइंट को? इंडियन क्लाइंट्स को। इंडियन क्लाइंट पे $2-3 कैनवा ये चीज़ है कि प्रोफेशनल काम जब आप कर रहे हो तो आप कैनवा यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। जो भी एक बिजनेसमैन है यार, वो खुद का धंधा छोड़ के एआई पे जाके तो पोस्ट वगैरह नहीं बनाए। मतलब वो फोटोशॉप का जो जनरेटिव फिल वाला फीचर है उसको भी अपन कैनवा में कुछ परसेंटेज में तो यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो मार्केट कैप है वो 2023 के अंदर $57 बिलियन था और ये 2000 तक $78 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 67% जो ग्राफिक डिजाइनर है वो ट्रेडिशनल वर्क को छोड़कर फ्रीलांसिंग वर्क पर शिफ्ट हो जाते हैं। साइड हसल साइंस के एक रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्राफिक डिजाइनर एक्सपीरियंस है और एक इंडिपेंडेंट ग्राफिक डिजाइनर एवरेज $40 to $45 अर्न करता है आर्ली बेसिस पर, यानी कि वो एक घंटे का 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक चार्ज करता है। आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में हमारे गेस्ट शुभम जैन से बात करेंगे। तो शुभम भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच विशाल भाई, मेरे को इस पॉडकास्ट पे वेलकम भाई करने के लिए। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट होगा। ओके, ग्रेट। शुभम भाई, जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा था, अभी आपने 22 पोस्ट डाली हैं और उसके अंदर आपके अप्रॉक्स 40,000 फॉलोअर हो चुके हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी आपको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादातर ऑडियंस तो आपको जानती है, लेकिन कुछ ऐसी ऑडियंस है जो आपको नहीं भी जानती। उनके लिए आप शॉर्ट में अपने इंट्रोडक्शन दो, आपका बैकग्राउंड बताओ कि आपने कैसे शुरू किया, क्या किया था। ओके, तो सभी को हेलो, मेरा नाम शुभम जैन है और मैंने मेरी पढ़ाई की है, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है। और बाकी सभी इंजीनियरिंग की तरह मेरे को इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में इंटरेस्ट था। और ये चीज़ स्टार्ट हुई थी बहुत पहले, जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था। तब मैं अपने दोस्तों के ऊपर मीम्स बनाता था। तो मीम्स बनाते थे? हाँ, मीम्स बनाता था। वो टाइम पे शायद InShot वगैरह वो सारे ऐप्स बहुत चलते थे। हाँ। तो मैंने धीरे धीरे मीम्स बनाते फिर मैंने कैनवा को एक्सप्लोर किया था। तो फिर कैनवा को एक्सप्लोर किया। कैनवा में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। लाइक क्लाइंट्स के लिए पहले फ्री में वर्क करता था मैं, और फिर धीरे धीरे पेड क्लाइंट्स आने लगे। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने स्टार्ट किया। फिर ऐसे करते करते यहाँ तक, और 1 साल से मैं ये फुल टाइम कर रहा हूँ। ओके, तो अभी आप फुल टाइम कर रहे हो? अभी फुल टाइम कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसके अंदर किसी को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर इनकम का क्या लेवल होता है? जो एवरेज ग्राफिक डिज़ाइनर जो इंडियन क्लाइंट्स को कैटर कर रहा है उसके लिए, और जो यूएस को कर रहा है उनके लिए एवरेज इनकम उनका, हाँ, क्या होता है एवरेज इनकम? एवरेज इनकम वो लोग पर पोस्ट के लाइक $2 से $3 अगर वो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जैसे फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे तो स्टार्ट ही $5 से होता है। वो लोग $5 में 2 या 3 पोस्ट बनाते हैं। तो स्टार्टिंग वहाँ से होती है। आई थिंक $5 तो बहुत मिनिमम, एक पोस्ट का कोई भी चार्ज आराम से कर सकता है। ओके। और आपके जो कनेक्शन में उनमें आपने हाईएस्ट कितना देखा है कि कितना चार्ज कर रहे हैं? जो मेरे कनेक्शन में है, हाँ, वो लोग तो भाई पर पोस्ट का 2-3 हज़ार भी ले लेते हैं। वो लोग बहुत पर पोस्ट का 2-3 हज़ार? हाँ, वो लोग बहुत अलग लेवल पे, उनके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं उनके सामने। तो वो क्या यूएस के क्लाइंट को कैटर करते हैं, इंडियन क्लाइंट को? इंडियन क्लाइंट्स को। इंडियन क्लाइंट पे $2-3 ओके। तो आप उनके कुछ इंसाइट शेयर कर सकते हैं कि वो कैसे चार्ज इतना कर रहे हैं, या फिर क्या स्पेशल वो कर रहे होंगे? एक तो क्वालिटी तो भाई बहुत ज़बरदस्त होती है, और दूसरा वो लोग उसके पीछे के मैसेज, जो एक सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ ऐसा नहीं होता कि देखने में अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। बहुत मतलब एक मैसेज वो लोग देते ना, कैसे बोलूँ मैं इसको, लाइक सिंपल डिज़ाइन होती है बट उनका मैसेज जो कम्युनिकेट कर पाते हैं एक पोस्ट के थ्रू, एक स्टैटिक पोस्ट के थ्रू, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अभी लास्ट टाइम मैंने एक पॉडकास्ट किया था आशीष आनंद करके, तो उन्होंने भी बताया था कि वो जो फ्रीलांसिंग करते हैं उसके अंदर ब्रांड को कैटर करते हैं, कि ब्रांड की आइडेंटिटी के हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं जो उनको रीच दे, ऑडियंस से कनेक्ट करे, कि स्टोरी टेल करे, इस तरीके का। ओके। और अभी आपके हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट कर रहा है जर्नी को, तो वो क्या रिसोर्सेज का यूज़ करेगा, वो कैसे स्टार्ट करे, किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करे? यूट्यूब बेस्ट है भाई। यूट्यूब में मैं खुद अभी भी सतोरी ग्राफिक्स को मैं देखता हूँ आज भी। यूट्यूब बेस्ट है मेरे ख्याल से। यूट्यूब से?
और क्या टूल यूज़ करनी चाहिए, स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, उसे स्टार्टिंग कैसे करेंगे? लाइक फोटोशॉप वगैरह पूछ रहे हो या? हाँ, जैसे मेरे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी था कि फॉर एग्जांपल कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, तो ऐसे में वो यदि एक्सपेंसिव टूल परचेज़ करे या हाई ग्राफिक कंप्यूटर लैपटॉप परचेज़ करे या उसके अलावा जो भी है उससे भी शुरू कर सकता है या फिर इजी वे में कैसे कर सकता है? ओके, तो फोटोशॉप का तो ऑल्टरनेटिव है, मतलब मैंने तो जितने देखे सब क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। क्रैक वर्जन तो बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब आराम से आप ले सकते हो। नहीं तो फोटोपिया उसका अल्टरनेटिव है, जिसमें फोटोशॉप के सारे टूल्स जो है वो उसमें है अवेलेबल। और बाकी स्टार्ट करने के लिए मतलब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बोला कि मैंने मीम से स्टार्ट किया था, मतलब कोई लेना देना था ही नहीं, ऐसा नहीं सोचा था कि बड़े होकर ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा। ये मीम से स्टार्ट किया था। तो बेस्ट तरीका यही है सीखने का कि कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लो और उसको करते करते वो टूल आप खुद ही सीख जाओगे। जैसे कॉलेज में कोई पोस्टर बनाना हो तो कॉलेज के लिए आप पोस्टर बनाते बनाते वो टूल आप खुद ही सीख जाओगे। अच्छा, इसमें ये भी है, ये सारी चीजें हैं, तो प्रोजेक्ट करके सीखो। ओके, हाँ, मतलब वो प्रैक्टिकल डायरेक्ट पहले टूल सीखने के बजाय कोई चीज़ समझ लो कि क्या करना है और फिर टूल का यूज़ करके उसे करने लग जाओ। राइट, बेसिक्स क्लियर हो गए एक बार, फिर सीधा टूल पे चले जाओ, प्रोजेक्ट ले लो। टूल कौन से यूट्यूब चैनल को देखते हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को और सीखने के लिए क्या यूज़ करते हो, कैसे सीखते हो आप? इंस्टाग्राम पे बहुत है, बाकी सतोरी ग्राफिक्स मैंने बोला, उनका सिखाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए सतोरी ग्राफिक्स पे ये करूँगा, रिकमेंड करूँगा। और उसके अलावा डिज़ाइन विद कैनवा, अगर कैनवा सीखना है तो कैनवा में सबसे बेस्ट है डिज़ाइन विद कैनवा, ये है, ये एक और चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी है, अभी नाम मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा अभी। ओके, और आपने जैसे कैनवा टूल के ऊपर यूज़ करा हुआ है, तो ऐसा मैंने सुना है कि जो कैनवा टूल है उसको क्लाइंट ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था कैनवा पर? ये एक मिथ है। कैनवा ये चीज़ है कि प्रोफेशनल काम जब आप कर रहे हो तो आप कैनवा यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। लोग अक्सर फोटोशॉप और कैनवा को कंपेयर करते हैं, बट कंपेयर करते हैं। फोटोशॉप बहुत अलग लेवल पे, वो अलग लेवल का टूल है भाई, तो फोटोशॉप को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो तब आप कैनवा पे नहीं कर सकते उसको। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये कैनवा पे बनाया, तो आपको फोटोशॉप पे ही, अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, प्रॉपर क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो आपको फोटोशॉप आना ही चाहिए। कैनवा बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी। लाइक मेरे को अगर इतने आपने बोला कि अगर इतने फॉलोअर्स मिले तो इसी रीज़न से क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है कैनवा अभी, कि ये चीज़ें भी अच्छा कैनवा में हो सकती है, इसलिए तो कैनवा। और तो मैंने भी आपकी जब रील देखी थी तो जितनी भी रील थी उसमें ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहले कैनवा पर नहीं देखी थी ट्राई करके। तो इसके लिए आप क्या मेथड यूज़ करते हो, मतलब ये चीज़ें फाइंड करने के लिए क्या करते हो? सर ये मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट्स करते करते ही सीखा है। करते करते सीखा? हाँ, मैं किसी और को ऐसे देख के मैं नहीं करता। मतलब मैं जब इंस्टाग्राम पे देखता हूँ और मुझे भी कोई चीज़ अगर मेरे वीडियो में अगर डालनी होती है तो मैं देखता हूँ मैं इसको कैसे बना सकता हूँ। तो मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स इतना नहीं आता और मेरा लैपटॉप उस सपोर्ट भी नहीं करता आफ्टर इफेक्ट्स को, तो मैं उसमें कर भी नहीं सकता। तो मैं देखता हूँ अच्छा ये चीज़ कैनवा पे अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। मेरे को अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना था, तो मैं बोला यार कि दूसरे को कोई अगर पोर्टफोलियो बनाने चाहो कोडिंग से, अगर वेबसाइट आपको बनानी है 10 से 15 हज़ार मिनिमम वो लोग चार्ज करते हैं। खुद का पोर्टफोलियो बनाना है और जल्दी से बनाना है 4-5 दिन में, तो कैसे बनाऊँ? तो मैंने कैनवा पे बना दिया अपना पोर्टफोलियो। यदि आप कैनवा से वर्क कर रहे हो और क्लाइंट को वर्क करके दे रहे हो तो उस पर क्या प्राइसिंग होती है? कैनवा पे मैं सोशल मीडिया पोस्ट मैं इतने नहीं बनाता ऑनेस्टली, और ऑनेस्टी पहले होती है कि मैं ये कैनवा यूज़ करता हूँ तो आपको चलेगा क्या वो चीज़। अगर वो लोग अग्री करते हैं तो ही हम लोग फिर पेमेंट के टर्म्स पे आते हैं। और कैनवा के पोस्ट का अगर मैं चार्ज करता हूँ तो वो 300 to 400 पर पोस्ट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा किस तरह के पोस्टर्स के लिए या फिर किस तरह की चीज़ों के लिए वो ज़्यादा चार्ज देते हैं? यानी कि थंबनेल बनाने के लिए या फिर पोस्टर बनाने के लिए किस में ज़्यादा चार्ज मिलता है? ओके, तो थंबनेल मैं नहीं बनाता, मेरी ये 2 ही सर्विस है, एक तो सोशल मीडिया पोस्ट और दूसरा वीडियो एडिटिंग हो गई, ठीक है। तो मैं ये दोनों ही मैं करता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट का मैं पर पोस्ट इतना चार्ज करता हूँ, 300 to 400 पर पोस्ट होती है।
और जैसे अभी AI भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और ऐसा लोग बोल रहे हैं कि AI के कारण ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जितनी भी इंडस्ट्री है ऑनलाइन वाली, इन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने कुछ फेस किया कि AI के कारण कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? AI के कारण इफेक्ट पड़ेगा जो एवरेज डिज़ाइनर्स है, बट मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो भी एक बिजनेसमैन है यार, वो खुद का धंधा छोड़ के AI पे जाके तो पोस्ट वगैरह नहीं बनाएगा नहीं। हाँ, उसको ज़रूरत पड़ेगी हमारी। और मैं खुद AI का यूज़ करता हूँ। इवन कैनवा के अंदर भी बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं। आपको इमेज जनरेट करनी हो, आइकन जनरेट करना हो, म्यूज़िक जनरेट करना हो, ऑडियो जनरेट करना हो, अभी तो बहुत AI तो बहुत आ गया। बट कोई भी बिजनेसमैन खुद बनाने नहीं बैठेगा, उसको कोई बंदा चाहिए जो सारा काम, रिसर्च वगैरह सब कुछ करके दे। और मैंने भी देखा है कि AI ऐसा डिज़ाइन बना भी नहीं पा रहा अभी, और मान लो आगे वो पॉसिबल भी होता है तो एक चीज़ रहेगी कि किसी को यदि AI अच्छे से आ गया और वो अपनी करंट स्किल्स में वो लगा देता है तो उसका वर्क भी एनहांस हो जाएगा, फिर वो और ज़्यादा चार्ज भी ले सकता है। बेस्ट पोर्टफोलियो क्या होगा आपके हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए? आप स्टेप बाय स्टेप बताओ कि क्या क्या चीज़ वो ऐड करे, कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए, और स्टार्टिंग में क्या करे, और जब एक्सपीरियंस हो जाए अच्छा तो ऐसे में कैसा पोर्टफोलियो रखे? ओके, सबसे पहले तो मेरे को भी अगर बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं कि आपके साथ काम कर सकते हैं क्या, तो मैं बोला अपना वह काम देख सकता हूँ मैं। तो मैक्सिमम लोग इमेजेस भेजते हैं, या उससे ऊपर जाओ तो PDF के लिंक, गूगल ड्राइव के लिंक भेज देंगे। गूगल ड्राइव के लिंक ये दोनों तो बिल्कुल मत करना, बनाना ही है। अगर नहीं एक्सपीरियंस है, पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं बनानी है, Behance पे जाके बना दो। सिंपल और इजी है, अपनी इमेजेस, अपना काम वहाँ पे अपलोड करना है आपको सिर्फ। तो Behance बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऐसे। ओके। और जैसे अभी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो ऐसे में क्लाइंट्स को अप्रोच, मतलब आउटरीच करते हो, इनबाउंड आती हैं, क्या ज़्यादा होता है, आपका रेशियो क्या रहता है? अभी इंस्टाग्राम के थ्रू तो भाई बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, लाइक इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं कि मुझे नाम बोलना पड़ रहा है। मैं खुद एक टीम मेंबर के लिए ये कर रहा हूँ कि मुझे टीम में कोई चाहिए अपने साथ। तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, बट जब पहले, मुझे याद है जब मेरे पहले क्लाइंट्स जो बने थे, एक परफ्यूम का एक ब्रांड था, तो नया नया AI मैंने सीखा था। तो AI का यूज़ करके बैकग्राउंड, कैसे बोलो, आपका प्रोडक्ट है, हाँ, और पीछे एक अलग सा एकदम बढ़िया सा बैकग्राउंड लगा के दे देगा वो AI। ये आया था, तो मैंने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरे पर्सनल अकाउंट से कुछ 40-50 DM किए हो गए। उसमें से मुझे 2 का रिप्लाई आया, दोनों से कॉल पे बात हुई। एक ने बोला हाँ करेंगे, ओके करते करते वो ये हो गया। बट एक के साथ मेरा उनके साथ कनेक्शन बैठ गया, उनके साथ बात हो गई, प्राइसिंग की बात हो गई, और वहाँ से मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला था, परफ्यूम का वो क्लाइंट था। जैसे आपका इंस्टाग्राम भी आपने ग्रो कर लिया, तो उसके बाद में आपको क्या देखने को मतलब कितना, एक रील पे जैसे आपके 1 मिलियन के आसपास है, 1.8 मिलियन, तो वहाँ से क्या कन्वर्जन था, क्या लीड्स कितनी आई? कन्वर्जन बहुत आ रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा रीच आउट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए ये कर सकते हो क्या वगैरह। आउटबाउंड करेगा, रीच कर रहा है, उसके बजाय यदि वो कंटेंट बनाए तो उससे ज़्यादा लीड्स आ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ओके, मेरे ख्याल से क्लाइंट का ये है कि आपका काम दिखना चाहिए, बस काम दिखना चाहिए। आप कहीं पे भी करो, इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास खुद ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं क्योंकि मेरा काम वहाँ पे दिख रहा है। लाइक मेरे जो रील्स है वहाँ से आपको काम दिख रहा है, मैंने मेरा पोर्टफोलियो का लिंक भी डाला है वहाँ पे, तो ऐसा है। बाकी कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर किसी को क्लाइंट्स अगर नहीं मिल रहे, कोई स्टार्ट कर रहा है, तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि लोगों के लिए फ्री में काम किया था पहले ताकि मुझे भी एक्सपीरियंस मिले कि ओके अच्छा सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, सामने वाले को चाहिए क्या एग्जैक्टली। तो मैंने भी स्टार्टिंग में फ्री में काम किया था, उसके बाद मैंने पेड वर्क करना शुरू किया। ओके। तो जैसे किसी को यदि कंटेंट, जैसे मैंने अभी देखा आपने चैलेंज सीरीज शुरू की है, तो यदि सेम चीज़ आप करते कि एक चैलेंज सीरीज शुरू कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो कि इसी वीडियोस को चैलेंज के बजाय नॉर्मल वीडियो डालते, तो आपने कुछ देखा कि कुछ डिफरेंस आ रहा है चैलेंज, क्योंकि ये ज़्यादा चल रहा है अभी? हाँ, चैलेंज के थ्रू मैंने स्टार्ट, एक्चुअली ये मेरा दूसरा इंस्टाग्राम चैनल है। मेरा पहले भी एक इंस्टाग्राम चैनल था जो नहीं चला बिल्कुल भी। मैं वहाँ पे भी अपने काम ही डालता था, बट वहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, और ऐसा कुछ ये नहीं था कि अच्छा किसके ऊपर डाल दूँ, मैं बस अपना डालता रहता था। ये पेज मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत क्लियर था कि अच्छा सब लोग है ना सीरीज जो चला रहे हैं, 30 डेज चैलेंज है, 100 डेज चैलेंज है, सिर्फ डिज़ाइनिंग में नहीं बाकी सारे में भी। तो ये चैलेंज वाली चीज़ बहुत चलती है क्योंकि एक ट्रस्ट बनता है लोगों का कि अच्छा ये इतने टाइम तक चीज़ें करेगा, और अगर ये डे 1 पे अगर यहाँ पे तो डे 100 तक ये कहाँ तक पहुँचेगा।
तो वो जर्नी देखने में लोगों को बहुत मजा आता है और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो लोग वैसे ही जुड़ जाएंगे फिर। ओके और जैसे आपने अपने इंस्टाग्राम पर 22 पोस्ट डालकर अप्रोक्स 40,000 फॉलोअर कर लिए, तो आपने देखा कि एक नए अकाउंट में और एक ओल्ड अकाउंट में कंटेंट डालें उनमें कोई डिफरेंस होता है? रीच किसी में ज़्यादा मिल रही है, मिथ है ये? ओके, ये चीज़ का मेरे को मतलब इस पर नहीं बोल सकता क्योंकि ये नया अकाउंट था और मैंने सीधा सीरीज से ही स्टार्ट की थी। तो आपने क्या देखा कि इसमें ऐसा क्या चीज़ थी जो ज़्यादा वर्क कर रही थी? एक क्या तो ऐसा मैंने स्पेशल अपना था? हुक, मतलब दूसरे वीडियोस जब मैं देखता हूँ दूसरे के वीडियोस तो उनका हुक बहुत स्ट्रांग होता है। एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स वगैरह ये सब सीखना पड़ता है। एडिटिंग में खुद के वीडियोस खुद ही करता हूँ तो ओके हाँ, तो मेरे को एनालिसिस में पता चल जाता है कि अच्छा इस वीडियो का हुक बहुत अच्छा था, तो मैं ट्राई करते रहता हूँ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग हुक भी। ओके और मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि जैसे कभी कभार क्या होता है, क्लाइंट से पूरा वर्क अपन दे देते हैं, शेयर कर देते हैं और वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप क्या मेथड यूज़ करते हो? मेरे साथ मतलब मेरे पास 2 दिन पहले ही किसी का कॉल आया था कि मेरे क्लाइंट के लिए मैंने वीडियो बना के दे दिया बट अब वो पेमेंट नहीं करे या रिप्लाई नहीं दे रहे बिल्कुल भी। मैं बोला ये बहुत बेसिक चीज़ है कि पहली बात तो वाटरमार्क लगा के भेजा करो। वाटरमार्क लगा के किसी को अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, सपोज आप ड्राइव लिंक भेज दो, ड्राइव पे आपने अपलोड कर दिया और आपने लिंक की सेटिंग्स चेंज कर दी कि वो सामने वाला बंदा से वो वीडियो को देख सकता है, वो डाउनलोड नहीं कर सकता या एडिट नहीं कर सकता। ये दो तरीके। और एक और चीज़ है कि अगर आप, एक होता है कि आप प्रोजेक्ट वाइज वर्क कर रहे हो किसी के लिए, कि एक प्रोजेक्ट का एक ही प्रोजेक्ट कर रहे हो क्लाइंट के लिए, और एक होता है कि आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो। तो एक इसका पूरा एक कोटेशन पूरा प्रोसेस होता है कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हो ऐसा कि हाफ पेमेंट वो पहले कर देगा, उसके बाद काम पूरा मंथ होने के बाद फिर हाफ पेमेंट। ये भी एक है। हाँ मतलब पूरा प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बना के वाटरमार्क लगा के शेयर कर रहे हो। और एक मैंने इशू और देखा था कि बहुत बार क्या होता है कि किसी क्लाइंट के लिए अपन का जो काम 1 घंटे में हो रहा है वो 6 घंटे में हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है बार बार रिवीजन करवाता रहता है, उसको फिर पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में आप क्या करते हो उसके लिए? सबसे पहले तो यार क्लाइंट से पूरा पूछताछ करके कि उसको कैसा वीडियो चाहिए, उसको क्या क्या चाहिए वीडियोस में, कि उसका विजन क्या है, वो क्या देख रहा है। ऐसे बहुत कम क्लाइंट होते हैं जो बोल पाते हैं अपना विजन कि अच्छा मेरे को ऐसा ऐसा वीडियो। बहुत लोग तो होते हैं आप अपने हिसाब से बनाओ हम फिर देख लेंगे। मैक्सिमम क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं, बट उनसे एटलीस्ट रेफरेंस और दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसको देख के वो इंस्पायर हुए हैं, एटलीस्ट इतना तो कर लेना ताकि इतना आइडिया आ जाए उनको। ओके इसमें हम एजेंसी में हम यूज़ करते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि रिवीजन फिक्स कर सकते हो, पहले ही डिसाइडेड होंगे कि मैं 2 रिवीजन दूंगा, इसके बाद में आपको रिवीजन कितने भी करवाओ लेकिन पर रिवीजन का एक चार्ज होगा, फिक्स अमाउंट। राइट। ये भी ट्राई कर सकते हैं। का भी है बट मुझे स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते ये चीज़, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी एडिटिंग थोड़ी कच्ची होती है। राइट, कच्ची होती है। हाँ आप मिस्टेक करते ही हो। हाँ, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अनलिमिटेड रिवीजन, मैं इसके लिए अनलिमिटेड रिवीजन ही प्रेफर करता हूँ। ओके और जैसे वीडियो एडिटिंग में आपने देखा कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है मार्केट। पहले क्या होता था कि अब धीरे धीरे फास्ट पेस एडिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि हर सेकंड में कुछ ना कुछ एनिमेशन पॉपअप कुछ करा रहे हैं, तो आपको कौन सी एडिटिंग अच्छी लगती है? मेरे को मेरे स्टाइल के अकॉर्डिंग जो सिंपल हो और समझ में आए। बहुत होते तो जहाँ से वहाँ पे कूदते रहते हैं, कभी अलग एंगल कभी एंगल कभी वो एंगल, वो हुक करने के लिए वो लोग करते हैं, बट मेरे से नहीं होता यार वो। मेरे को सिंपल एक जगह पे बैठ के, फिर मेरे को लगता है कंटेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है, आपका हुक वगैरह। इसके लिए मैं भी हुक के लिए थोड़े से एनिमेशन साउंड इफेक्ट डालता हूँ, बट मेरे वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हुक के बाद 10 सेकेंड के बाद कोई और साउंड इफेक्ट या इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती। मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ उन तक जा रही है या नहीं, समझ रही है, जा रही है। हाँ, मैसेज डिलीवर हो जाना चाहिए, मेन पर्पज ये है। और आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जितनी भी रील वायरल हुई हैं उनमें कुछ ऐसा देखा किसी एक रील में कि कुछ चेंज करने पे कोई चीज़ ज़्यादा वर्क करी, या कोई सीरीज़ शुरू करा तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखे? ओके, सीरीज़ शुरू कर रहे हैं तो एक तो मेरा जो पहले वाला अकाउंट था तो उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। तो पहले वाले वीडियोस में तो मैं ना ही हुक यूज़ करता था, ना ही सबटाइटल यूज़ करता था, ना ही कोई चीज़ यूज़ करता था। तो जितने भी लोग आज मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे दोस्त भी अगर देखते हैं ना,
तो वो भी बोलते हैं यार ये बहुत एंगेजिंग है कि वीडियो तक मैं रुक सकता हूँ लास्ट तक, ये क्या बता रहा है बंदा। तो एक तो सबटाइटल मैंने ऐड किया इसमें, और दूसरी चीज़ हुक, ये दो चीज़ें। हाँ, ये दो चीज़। और हुक कैसे डिज़ाइन करेंगे? हुक के लिए आपको कोई मेथड यूज़ करते हो आप हुक बनाने के लिए? के लिए मैं सीधा रिजल्ट दिखाता हूँ लोगों को कि अच्छा मैंने आज ये डिज़ाइन किया है और ये आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में कभी कभी ये भी बोल देता हूँ कि ये मैंने 10 मिनट में डिज़ाइन किया है। बाकी उसको लगता है मेरे को भले कि कितना भी टाइम मेरे को लगाओ, बट वो पूरा प्रोसेस मतलब ऐसे बोल देता हूँ कि ये मैंने सिर्फ 10 मिनट में बनाया और ऐसा कुछ आप भी कर सकते हो, ऐसा वाला। और रिजल्ट मैं दिखाता हूँ अपने हुक में कि अच्छा इसका एंड, आप अगर ये ट्यूटोरियल पूरा देखोगे, फॉलो करोगे, तो उसका एंड रिजल्ट ये होगा। ओके। और वीडियो एडिटिंग के लिए आप क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? मैं कैपकट यूज़ करता हूँ, और बाकी अगर कुछ एडवांस करना हो तो आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक आता है मुझे। और आपने देखा जैसे कैपकट यूज़ करके जब अपन क्लाइंट को वर्क डिलीवर करते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस में रहता है, कितना चार्ज देते हैं? ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं एक्चुअली वीडियो एडिट अगर करता हूँ तो मैं कैनवा, कैपकट और भी बहुत सारे टूल्स है जहाँ से मैं एलिमेंट्स उठाता हूँ, और आफ्टर इफेक्ट्स का भी मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, क्योंकि अगर लोगो एनिमेट करना हो, लोगों को उनके लोगो को अच्छे से दिखाना हो, तो आफ्टर इफेक्ट्स का मैं यूज़ करता हूँ। तो इनका सबका मिक्सचर होता है, तब जाके वो वीडियो बनती है पूरी। कैपकट में सिर्फ फाइनल एडिट में करता हूँ, क्योंकि मतलब समझो कैनवा से ले लिया, आफ्टर इफेक्ट से ले लिया, सबका जोड़ के फिर कैपकट में मैं डालता हूँ, क्योंकि कैपकट में ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट वगैरह डालना बहुत ईजी है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी टू यूज़ है कैपकट, इसलिए मैं कैपकट यूज़ करता हूँ। तो इसमें वो चार्ज, कितना अमाउंट चार्ज करते हैं, क्या रहता है चार्ज? ये भी डिपेंड करता है एक्चुअली वीडियो की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि उनको नॉर्मल एडिट चाहिए या फिर जैसे कि अगर फास्ट टाइपोग्राफी मैंने वीडियो बनाया था अभी थोड़े टाइम पहले क्लाइंट के लिए, तो उसका मैं 1K चार्ज करता हूँ। और एक के लिए हम लोग ने एक के लिए ऐप प्रोमो भी बनाया था, वो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में किया था, तो उसका मैंने 1.7 दिया था। और आपने जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री या फिर वीडियो एडिटिंग के अंदर कोई डार्क चीज़ें देखी हैं कि ये भी कुछ हो रहा है मार्केट में? डार्क चीज़ है, एक जो चीज़ मैं अभी फेस कर रहा हूँ वो है अच्छे टीम मेंबर को ढूंढना। कि अगर कोई बंदा अगर अपने फील्ड में अच्छा है तो वो क्यों मेरे साथ जुड़ेगा, वो खुद की एजेंसी स्टार्ट करने का सोचेगा, या वो खुद का क्या बोलते हैं, वो अकेले ही सब कुछ करना चाहेगा, वो मेरे साथ क्यों जुड़ेगा वो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग है ना, लोग मेरे को पूछते, बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि हम लोग को क्लाइंट नहीं मिल रहे। पर जब मैं उनको पूछता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या मैं काम देख सकता हूँ, तो वो लोग भी वही है कि हम लोग को इतना टाइम हुआ है, मैंने ये सीखा है मैंने कैनवा पे। तो उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। एक चीज़ ये है कि जो भी नए आ रहे हैं तो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, और बहुत जल्दी क्लाइंट के पीछे जा रहे हैं कि हम लोग को पैसा कमाना है। मेरे को लगता है बहुत काम करने के बाद, लाइक 3-4 साल प्रैक्टिस करने के बाद, सीखने के बाद, फिर ही प्रोफेशनल क्लाइंट्स को आपको अप्रोच करना चाहिए। ओके, तो आपके हिसाब से स्टार्टिंग में क्या फ्री में वर्क करना चाहिए या कैसे करें स्टार्टिंग में? फ्री में भाई अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्री में मतलब आपको काम तो मिल रहा है, एटलीस्ट आपको क्लाइंट को समझने का मौका मिल रहा है, वो चीज़ है। भले आपका दोस्त हो या कोई अंकल हो या कोई रिश्तेदार हो, किसी का जहाँ से काम मिले वहाँ से करो। किसी का इनविटेशन बनाना हो, मेरे को बहुत अजीब रिक्वेस्ट आया कि किसी के बच्चे का ये क्या बोलते हैं, मुंडन है, उसका इनविटेशन बनाया, उसका भी बनाने के लिए वो सब भी बनाया भाई, इनविटेशन बनाया, शादी के लिए बनाया, सब बनाया। और उसका क्या चार्ज था उनके मुंडन का वो बनाने? फैमिली से आप चार्ज ले नहीं सकते तो फ्री में करता था। सही है। वो लोग थैंक यू बोल, वो लोग कुछ दे देते बदले में, अगर सामने से दे रहे तो ठीक है, बाकी मैं ऐसे मांगता नहीं था कभी। हाँ नहीं, सही है, वो तो बेस्ट है। और आपके हिसाब से जैसे वीडियो एडिटिंग वाले पार्ट के अंदर सॉफ्टवेयर जो जैसे आफ्टर इफेक्ट और ये प्रीमियर प्रो, ये इनका भी चार्ज है बहुत ज़्यादा, तो उसके हिसाब से इन्हें कब खरीदना चाहिए, या इनमें इन्वेस्ट करें ना करें, इसके बजाय कैपकट ही यूज़ कर लें, क्या करना चाहिए? मैं तो भाई यही बोलूँगा, मेरे को बहुत लोग पूछते, मेरे को तो कैनवा का प्रो भी लोग पूछते, भाई मेरे को फ्री में दे दो,
कैनवा का सब्सक्रिप्शन है 4,000 महीना। अगर आप 4,000 रुपये का, अगर आप अच्छे से काम करो ना तो 4,000 रुपया आप 15-20 दिन में भी आप रिकवर कर सकते हो। सेम विद एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसका मंथली सिर्फ 1,600 है। तो अगर आप अच्छे से काम करो, अगर आप मैं तो माइंडसेट पे बहुत ये करता हूँ कि ये आपके ऊपर है कि आप कितना वहाँ से ले पा रहे हो। तो 1,600 तो कुछ भी नहीं है अगर महीने के हिसाब से कर आप आराम से रिकवर कर सकते हो उसको। और जैसे वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में एवरेज कितना टाइम लग जाता है? वीडियो एडिटिंग में तो बहुत टाइम लगता है, आफ्टर इफेक्ट्स में तो टाइम लगता ही है उसको सीखने में। मैं कहूँगा अगर एकदम लग के अगर दिन का अगर 3-4 घंटा अगर कोई सीख रहा है तो कम से कम उसे 2-3 महीने तो लग जाएगी बेसिक अगर सीखने में अच्छे से। और जैसे आपने कैनवा पर काम करा है, तो कैनवा पर आपने कोई ऐसा टूल या ऐसी चीज़ देखी जो बहुत कम लोगों को पता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है ऐसी कोई चीज़ें? ओके, कैनवा के बहुत सारे टूल्स हैं एक्चुअली, वो सारे प्रो वर्जन में अवेलेबल है। कैनवा के ऐप्स बहुत यूज़फुल है। मैं एक ज्वेलरी क्लाइंट के लिए मैं वर्क करता था पहले, बहुत पहले। तो कैनवा का है ना एक फीचर है जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट को उसको बैकग्राउंड से अलग कर सकते हो। तो अब आपके पास ऑब्जेक्ट अलग हो गया, अब आपके पास बैकग्राउंड अलग हो गया। अब इस बैकग्राउंड का आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको फोटोग्राफी की ज़रूरत नहीं है। जो फोटोग्राफी का वो लोग सेटअप वगैरह लगाते हैं, लाइटिंग वगैरह करते हैं, तो आपको उसकी अब ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपकी ज्वेलरी की पिक्चर चाहिए जो आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसके ऊपर डाल सकते हो। तो पहले मैं ये करता था, ये काम करता था, मैं एक ज्वेलरी के क्लाइंट के लिए मैं करता था। तो और बहुत सारे एक्चुअली सारे प्रो वर्जन में उनके अवेलेबल है, पर ऐसे बहुत अच्छे। आप जो ये टूल बता रहे हो, इसके जैसे मैंने भी फोटोशॉप में भी देखा था कि बहुत बार अपन वो वीडियो एडिटिंग के अंदर लोग करते हैं ना, ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड है इसको सिंपल कर देते हैं और उसका ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, तो उसमें जनरेटिव फिल का यूज़ करके उसको सेम करते हैं। वो वाला ऑप्शन वहाँ पर भी है, पहले था? राइट, जनरेटिव फिल एक्चुअली बाद में आया था। कैनवा में ये वाला फीचर पहले आ गया था। इसका आपको नाम याद है, क्या है इसका? इसका नाम मैजिक रैप, कैनवा में मैजिक रैप करके है। बट फोटोशॉप ऑफ कोर्स कैनवा में आप उसकी कमी दिख जाती है, दिखता है कि एडिट किया। फोटोशॉप पे बहुत प्रॉपर्ली होता है। मतलब वो फोटोशॉप का जो जनरेटिव फिल वाला फीचर है उसको भी अपन कैनवा में कुछ परसेंटेज में तो यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और कोई टूल आपको ध्यान हो जो आपने देखा हो इसमें? और कोई टूल एक है उसमें, उसका बैकग्राउंड रिमूवर तो है ही, उसका मैजिक इरेजर है। अगर मुझे मेरे इमेज में कोई बैकग्राउंड रिमूव करना है, अगर फैन अगर रिमूव करना है या ये लाइट हटानी है, वो एक फीचर है। एक है ग्रैब टेक्स्ट करके, कोई भी इमेज के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा ना उसके फॉन्ट के साथ वो मेरे पास आ जाएगा। उस टेक्स्ट को मैं एडिट कर सकता हूँ फिर। ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक स्क्रीनशॉट उसमें अपलोड किया तो फिर मैं उसका टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ? टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, हाँ। ओके। उसके कैनवा के फॉन्ट्स भी लिमिटेड है उसमें, तो फॉन्ट्स वो कभी कभी चेंज कर देता है पर टेक्स्ट आ जाता है उसमें, फिर आप उसको एडिट कर सकते हो। और जैसे जो फोटोशॉप की PSD वाली फाइल होती है उसको क्या कैनवा पे एडिट कर सकते हैं अपन, इंपोर्ट कर सकते हैं? PSD फाइल नहीं इंपोर्ट कर सकते उसमें। और यदि किसी को PSD फाइल को एडिट करना हो ये फोटोशॉप के बिना यूज़ करे तो उसका क्या मेथड हो सकता है? PNG फाइल को एडिट करना? हाँ, PSD वाली जो फाइल होती है फोटोशॉप की उसको एडिट करना हो। अच्छा, ओके। तो फिर आपको उस PSD फाइल को पहले तो JPG या PNG में करना होगा, फिर आप उसको कैनवा में डाल सकते हो, फिर आप उसको एडिट करो। बट आपके पास वो लेयर्स नहीं होंगे, फिर वो सिर्फ एक प्लेन इमेज होगी। तो उसमें ये कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक्सपोर्ट करके फिर से पूरा अरेंज करो। हाँ, ये हो सकता है। वो फिर उतना करना पड़ेगा, या तो अगर फोटोशॉप नहीं है तो फोटोपिया पे कर दो। फोटोपिया फ्री है, फोटोपिया पे भी हो जाएगा सारा। हाँ, फोटोपिया अच्छा है, फोटोपिया बेस्ट। ओके भाई। और अभी आप मंथली कितना इनकम जनरेट कर रहे हो ये सारा काम करके? स्टार्ट है तो मैं खुद फिगर आउट कर रहा हूँ। मैं अकेला बंदा हूँ फिलहाल, तो ऑफकोर्स काम भी मेरी भी एक लिमिट होती है कि अच्छा काम इतना दिन में इतना ही मैं काम कर पाता हूँ। मैं खुद सीख भी रहा हूँ। तो अभी के लिए क्लाइंट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो 20 to 30 के। ओके।
तो जो आप 30 के जनरेट कर रहे हो मंथली, उसके लिए आप दिन में कितना काम कर रहे हो? मेरे अलग अलग क्लाइंट्स है, तो कभी कभी मेरे को शूट पे भी जाना पड़ता है। जैसे एक ज्वेलरी का क्लाइंट है तो उनके लिए शूट पे जाना पड़ता है, किसी के लिए। तो मेरे को दिन में अंदाज अगर मैं पकड़ूँ तो 8-9 घंटे 7 से 8-9 घंटे 8-9 घंटे काम करने पड़ते हैं। और वो 8-9 घंटे मतलब पूरा ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हो टक 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 काम कर रहे हो। तो क्रिएटिव फील्ड है, तो क्रिएटिव ब्लॉक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो आप। तो इतनी बार आपको रेफरेंस के लिए देखना पड़ता है, आइडिया के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको देखना पड़ता है, तब जाके आप वो स्टार्ट करते हो और फिर क्लाइंट को आप बेचते हो। उनका कोई चेंजेस आते हैं, फिर वो करते चेंजेस आता है, चले जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम किस पार्ट में जाता है? रिसर्च में जाता है या फिर डिज़ाइन करने में? सबसे एक बार रिसर्च हो गई, रिसर्च पार्ट में आइडिया मिल गया कि ओके ऐसा बनाना है, फिर तो आप आराम से बना सकते हो उसको। तो आपके कोई स्टेप्स होते हैं कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए, कोई स्टेप रिसर्च के लिए? ओके, सबसे पहले तो उनका आइडिया क्या है, कि उनको क्या मैसेज पहुंचाना है उस पोस्ट के थ्रू या उस वीडियो के थ्रू, उसमें क्या क्या चीज़ें उनको ऐड करनी है। सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ कि अच्छा इस पोस्ट के थ्रू ये मैसेज आना चाहिए, ऐसा सबसे पहले ये आपको क्लियर हो गया कि किस पे पोस्ट है। फिर मैं जाता हूँ Pinterest पे या Behance पे, ताकि आइडिया में देख सकूँ कि अच्छा बाकी लोगों ने क्या क्रिएट किया है और क्या अच्छा लग रहा है वैसा। Pinterest पे और इस पर एक बार देख लिया आपने, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को। ओके, समझ गए। कोई ऑडियंस के लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर वीडियो एडिटिंग के अंदर है, उनके लिए कोई लास्ट टिप आपकी? लास्ट टिप तो नहीं है, पहली टिप यही है कि पहले सीख लो भाई अच्छे से। हाँ। और मतलब काम अच्छा होगा, क्लाइंट्स वैसे ही मिल जाएगी, क्लाइंट्स ढूंढने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ, और ये मैं इतना बोलूँगा कि 1 साल तो कुछ भी नहीं है इस फील्ड में, मतलब सिर्फ चीज़ें समझने में लग जाती है। तो मैं खुद अभी ये सोच रहा हूँ कि क्लाइंट्स के लिए काम जो है वो थोड़ा कम करके अपनी नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे के सीख के टूल्स को, और फिर मैं फिर से क्लाइंट्स के लिए तो अभी आप जैसे अपना वर्क को एक्सपेंड करोगे, तो उसके लिए कोई प्लानिंग है आपकी, कैसे करोगे? भाई टीम के बिना कुछ भी नहीं है, तो मैंने देख लिया है। अकेला बंदा स्केल नहीं कर सकती इस चीज़ को, तो टीम की मेरे को ज़रूरत है। तो करंटली तो मैं अभी टीम के लिए देख रहा हूँ।